हेलो रिवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में टॉपिक नंबर 41, जिसमें बात करेंगे दिल्ली सल्तनत, प्रशासन और वास्तुकला के बारे में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सीरीज है वो बेस्ट 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज है। इसमें ऐसा लग रहा होगा कि आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे छूट रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से सभी टॉपिक का लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर नोट्स में जा सकते हैं, या फिर आपको पूरी कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो कि एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगी। और रही बात इन सभी का पीडीएफ की, तो पीडीएफ भी हमारे एप्लीकेशन पर ही दिया जा रहा है, तो आप वहाँ से भी जा कर के ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में दीवाने इंसा किस विभाग से संबंधित था। तो दीवाने इंसा का जो संबंध है वो है आपका राज्य पत्राचार विभाग। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी को टिक कर सकते हैं। सेकंड प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन मुख्य रूप से एक सैन्यवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। तो पहला पॉइंट की बात करें कि दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन है वो मुख्य रूप से सैन्यवादी और कुलीन तंत्रीय था, लोकतांत्रिक नहीं था। ठीक है, यह एक निरंकुश राजतंत्र था, न कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित बिल्कुल भी नहीं था। यानी सुल्तान की शक्ति का मुख्य आधार उसकी सेना थी। तो पहला पॉइंट बिल्कुल गलत है। सेकंड आता है कि वजारत विभाग सल्तनत काल में मुख्य रूप से धार्मिक मामलों की देखरेख करता था। तो ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि वजारत विभाग जो राजस्व और वित्त मामलों से संबंधित था। इसके मुख्य वजीर होता था। धार्मिक मामलों की देखरेख दीवानी रसालत के द्वारा की जाती थी, दीवानी रसालत। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। तीसरा आता है कि गयासुद्दीन तुगलक के समय वजारत का प्रभाव अपनी चरम पर था। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि तुगलक काल को वजारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक के समय वजारत विभाग की प्रतिष्ठा और प्रभाव अपने चरम पर पहुंच गया था, जहां वजीर को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। तो यहाँ पर केवल और केवल कह सकते हैं असत्य के रूप में देखा है, तो एक और दो को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने एकता प्रणाली को वंशानुगत बना दिया था। एकता प्रणाली को वंशानुगत फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, और एकता प्रणाली को स्टार्ट किया था किसने, तो हम जानते हैं इल्तुतमिश ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। सिंपल सा प्रश्न है, अलाई दरवाजा जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट कराया गया था, तो बी करेक्ट है। दिल्ली सल्तनत में वजीर ए मुमालिक कौन थे। वजीर ए मुमालिक जो होते थे वो हम कह सकते हैं शाही डाक और गुप्तचर विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। अगला सवाल कह रहा है, पहला पॉइंट है कि दीवाने आरिज सैन्य विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी, जो कि पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सुल्तान बलबन ने मंगोल आक्रमणों का सामना करने और आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए एक शक्तिशाली और केंद्रीकृत सेना की आवश्यकता महसूस की, और इसलिए उसने दीवाने आरिज यानी सैन्य विभाग की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कि पहला पॉइंट करेक्ट हो जाता है, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं, और अगला सवाल क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा स्टार्ट की। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट होता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने एकता प्रथा यानी भूमि आवंटन के स्थान पर अपने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। थर्ड आता है कि दाग और हुलिया प्रथा का उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना था। ये पॉइंट भी करेक्ट है कि क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार जैसे कि एक ही घोड़े को बार बार दिखाना या फिर सैनिकों की अदला बदली को रोकने के लिए दाग मतलब घोड़े को दागने की प्रथा, और हुलिया मतलब सैनिकों का हुलिया विवरण दर्ज करना, ये शुरुआत की। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए सत्य के रूप में तीनों को टिक करेंगे। 1 2 3 तीनों करेक्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। अगला प्रश्न एक निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने शुरू किया था। यहाँ पर शुरू की बात की जा रही है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि कुतुब मीनार की जो नींव है वो
कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी और इसे पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। तो ये पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सेकंड आता है कि इल्तुतमिश ने पूरा कराया, तो दोनों के दोनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी। प्रशासन में सहना मंडी का पद किससे संबंधित था? सहना मंडी में प्रशासन का जो पद था वो हम कह सकते हैं बाजार नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य तुगलक काल की विशेषता नहीं है? तुगलक काल की विशेषता नहीं है तो लाल बलुआ पत्थर का अत्यधिक उपयोग ये तुगलक काल की विशेषता नहीं होगी। अगला सवाल है कि इक्ता व्यवस्था को भारत में इल्तुतमिश द्वारा व्यवस्थित रूप दिया गया था, तो इक्ता प्रथा को इसने ही स्टार्ट किया, तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसमें बात करें कि भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की थी, लेकिन इसे एक व्यवस्थित और संस्थागत रूप से इल्तुतमिश प्रदान किया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों यानी इक्ताओं में विभाजित किया और एक अधिकारियों को वेतन के बदले इक्ता आवंटित कर रहा था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इक्ता के बदले नगद वेतन जो कि देना स्टार्ट किए थे, तो हमने ऊपर में देखा था। नेक्स्ट कह रहा है कि इक्तादार जमीन का मालिक होता था और उसे वंशानुगत अधिकार प्राप्त होते थे। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि इक्तादार जमीन का मालिक नहीं होता था, उसे केवल उस क्षेत्र से राजस्व वसूलने का अधिकार था। आरंभ में यह पद वंशानुगत नहीं था, अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकता था। हालांकि बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसे वंशानुगत बना दिया था, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट गलत है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि मुक्ति इक्ता से एकत्रित राजस्व का उपयोग सेना के रखरखाव में किया करता था। तो देखिए, इक्ता से प्राप्त राजस्व का उपयोग जो है मुक्ति या फिर इक्तादार अपने प्रशासनिक खर्चों और सैनिकों के रखरखाव के लिए करते थे। तो ये तीसरा पॉइंट करेक्ट है। अब बताना क्या है हमें, सही उत्तर बताना। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बी को टिक करेंगे। दीवाने मुस्त खराज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने मुस्त खराज की बात करें तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सल्तनत काल के दौरान अमीर कोही विभाग का कार्य क्या था? अमीर कोही, तो अमीर कोही जो है एमबीटी ने इसको बनाया था और ये एक कह सकते हैं कृषि विभाग था। तो करेक्ट आंसर होगा कृषि के विकास के लिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। गलत कथन के रूप में देखा जाए तो पहला पॉइंट कह रहा है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है, तो पहला पॉइंट करेक्ट। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था, ये भी करेक्ट। तीसरा है कि सिरी का किला इल्तुतमिश ने बनवाया था, ये गलत होगा, क्योंकि सिरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में कराया था, तो ये याद रखिएगा। मंगोलों से सुरक्षा के लिए बनवाया गया था, तो हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कराया था, तो ये तो करेक्ट है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है कि इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था, तो ये भी हम जानते हैं करेक्ट ही है। तीसरा आता है कि यह पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित भारत का पहला संरचना था, जी नहीं, ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि कुतुब मीनार मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर और आंशिक रूप से संगमरमर से बना हुआ है, यह पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित संरचना नहीं है। भारत में पूरी तरह से सफेद संगमरमर से निर्मित पहली जो प्रमुख संरचना है वो होशंग शाह का मकबरा मांडू मानी जाती है, तो ये पॉइंट गलत, और अगर असत्य के रूप में देखा जाए तो केवल 3 होगा, ऑप्शन बी। अगला है कि भारत में गोहरे गुंबद का सबसे पहला उदाहरण किस मकबरे में मिलता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी का मकबरा, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सल्तनत काल में वजीर किसका प्रमुख होता था? वजीर जो होते थे वो आपका दीवाने विजारत के प्रमुख थे, हमने ऊपर में बात किया था। दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी। पहला पॉइंट है कि खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व था, तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है कि खराज एक भूमि कर था जो कि मुख्य रूप से गैर मुसलमान किसानों की उपज पर लिया जाता था, और यह आमतौर पर उपज का 1/3 से 1/2 हुआ करता था, ठीक है। अच्छा, सेकंड कह रहा है कि जकात जो था वो केवल मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर था।
तो यहाँ पर देखिए, ज़कात एक धार्मिक कर था जो कि केवल संपन्न मुसलमानों से लिया जाता था, या उनकी संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा करीब 2.5% के आसपास होता था, 2.5% जो कि लिया जाता था, जिसे दान और धार्मिक कार्यों में उपयोग किया जाता था। तो सेकंड वाला भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि खम्स युद्ध में लूटे गए माल का हिस्सा हुआ करता था। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि युद्ध में लूटे गए धन का हिस्सा था, और शरीयत के अनुसार इसका 1/5 भाग यानी 1/5 जो हिस्सा है राज्य के खजाने में जाता था, और 4/5 हिस्सा सैनिकों में बांट दिया जाता था। तो यहाँ पर देखिए, तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सत्य के रूप में ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, 1, 2, 3। 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से क्या था? तो ये एक प्रकार का कह सकते हैं संस्कृत विद्यालय था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना होगा कि मूल संरचना बात करें तो अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से चौहान वंश के राजा विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम लोग विसलदेव के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा निर्मित एक भव्य संस्कृत विद्यालय था। बाद में क्या हुआ कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद में बदल दिया था। लेकिन स्टार्टिंग की बात करें तो एक तरह से संस्कृत विश्वविद्यालय था, बाद में से मस्जिद बनाया गया। तो हम बी को ही टिक करेंगे। दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग का प्रमुख कहलाते थे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, आरिज ए मुमालिक। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, आरिज ए मुमालिक। निम्नलिखित में से किसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। पहला पॉइंट कह रहा है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, जिसमें घोड़े की नाल वाले मेहराब का प्रयोग किया गया था। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करीब 1311 ईस्वी में, ठीक है, 1311 ईस्वी में कुतुब मीनार परिसर के प्रवेश द्वार के रूप में करवाया था। तो पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड आता है कि यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला के सच्चे सिद्धांतों पर निर्मित पहली इमारत मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि इतिहासकारों के अनुसार अलाई दरवाज़ा पहली ऐसी इमारत है जिसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला के सच्चे सिद्धांतों पर बनाया गया था। इसमें सजावट के बजाय संरचनात्मक शुद्धता पर अधिक ध्यान दिया गया। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है। तीसरा आता है कि इसमें पहली बार वैज्ञानिक रूप से गुंबद का निर्माण किया गया था। तो अलाई दरवाज़ा पहला ऐसा था जिस पर वैज्ञानिक रूप से गुंबद का निर्माण किया गया। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? तो शुद्ध अरबी सिक्के यहाँ पर इल्तुतमिश ने। राइट आंसर बी हो जाता है। दीवाने खैरात विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अनाथों और विधवाओं की सहायता करना दीवाने खैरात, और ये फिरोज शाह तुगलक ने FST ने बनाया था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में मुसाफिर ममालिक का कार्य क्या था? तो यहाँ पे देखिए, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की आय का लेखा जोखा रखना। ठीक है, राज्य की आय का लेखा जोखा रखना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। पहला पॉइंट है कि तुगलक वास्तुकला की मुख्य विशेषता ढालू दीवारों या फिर बैटर प्रणाली थी। ध्यान से हम समझेंगे कि तुगलक वास्तुकला की सबसे विशिष्ट पहचान इसकी ढालू दीवारें यानी स्लोपिंग वॉल, जिन्हें बैटर कहा जाता था, यह दीवारों को मजबूती और विशालता प्रदान करने के लिए बनाई जाती थी। तो पहला पॉइंट एक तरह से करेक्ट है। सेकंड है कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा एक कृत्रिम झील के बीच में जो कि बनाया गया था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद किले के पास एक कृत्रिम झील के बीचों बीच बनाया गया था, और यह एक पंचकोणीय आधार पर स्थित है। यह ऊंचे चबूतरे पर बना है और इस किले इसे किले जैसा लुक दिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि तुगलक काल में इमारतों में बहुमूल्य पत्थरों और नक्काशी का अत्यधिक प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर तीसरा गलत होगा, क्योंकि तुगलक काल की इमारतें अपनी सादगी और मजबूती के लिए जानी जाती थी। खिलजी काल के विपरीत तुगलक शासकों ने बहुमूल्य पत्थरों, सजावट और जटिल नक्काशी बहुत कम प्रयोग किया। उनकी इमारतें मुख्य रूप से जो कि मलबे और प्लास्टर से बनी होती थी, जो कि दिखने में कठोर और गंभीर लगती थी। तो तीसरा गलत है, और असत्य के रूप में केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। भारत में प्रथम शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित मकबरा किसका है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बलबन का। ठीक है, बलबन का।
तुगलक काल में दीवानी वजारत को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने वाला वजीर कौन था? और वो वजीर है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए, खाने जहां मकबूल। ऑप्शन ए। दीवाने अमीर कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो अमीर कोही हम जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक MBT कोही क्यों पागल बादशाह कहा जाता है? कोही इस तरह से याद रखा था हमने, और इस पर मैंने एक ट्रिक भी बनाया है कि आपको अलग अलग विभागों की स्थापना किस सुल्तान के समय में हुआ था, आप उसे देख सकते हो। पहला पॉइंट है कि बलबन ने सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट करेक्ट है कि सिजदा मतलब घुटने के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, और पाबोस मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना। ये मतलब प्रथा जो है अनिवार्य था। इसका उद्देश्य सुल्तान की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना। बलबन का मानना था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व निभाई खुदाई जानते हैं, नियाबत खुदाई। इन प्रथाओं का मुख्य उद्देश्य था सुल्तान की निरंकुश शक्ति, गरिमा और प्रतिष्ठा को कुलीनों और आम जनता के बीच स्थापित करना। तो दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा था कि यह ईरानी राजदरबार के शिष्टाचार पर आधारित था। तो ये देखिए, ध्यान रखिएगा, ये भी करेक्ट है। ये दोनों प्रथाएं पूरी तरह से ईरानी राजदरबार के शिष्टाचार और परंपराओं पर आधारित था। बलबन जो है स्वयं को पौराणिक अफरासियाब वंश का वंशज मानता था और फारसी संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित था। तो यहाँ पर देखिए, तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए सही आंसर बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान जो है अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था? दरबारी कवि था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, अमीर खुसरो। अगला है कि दिल्ली सल्तनत में परगना का मुख्य अधिकारी कौन होता था? दिल्ली सल्तनत में परगना का मुख्य अधिकारी आमिल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि असत्य कथन चुने। तो सत्य कथन के रूप में देखिए, पहला कि फिरोज तुगलक ने हिसार शहर बसाया था। यहाँ पर पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लोधी शासक अफगान मूल के थे, तो ये भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन किया, मतलब 40 सरदारों का गठन जो है वो इल्तुतमिश ने किया था, तो ये भी करेक्ट है। और चौथा आता है यहाँ पर बलबन ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया। ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि बलबन ने सिजदा और पाबोस प्रथा को समाप्त नहीं किया था, बल्कि उसने ही इस प्रथा को शुरू किया था, ऊपर हमने देखा था। तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन डी गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 1192 से लेकर के 1199 ईस्वी के दौरान कराया गया था। और सेकंड पॉइंट है कि इसे हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री का उपयोग करके बनाया गया था। तो ये भी करेक्ट है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों और शिलालेखों के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके प्राप्त की गई सामग्रियों, स्तंभों, पर्वतों नहीं पत्थरों, ठीक है, सॉरी। देखो क्या होता है कि बोलते बोलते मैं अब ये सीरीज ऐसा हो चुका है ना कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा समझो, इधर उधर हो जाता है। तो स्तंभों और पत्थरों आदि से किया गया था। इसकी दीवारों और स्तंभों पर अभी भी प्राचीन भारतीय नक्काशी के अवशेष हमें देखने को मिलता है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तीसरा आता है कि यह मस्जिद इल्तुतमिश के काल में पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। ये चीज़ गलत है, क्योंकि यह मस्जिद इल्तुतमिश के काल में नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि इल्तुतमिश और बाद के अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विस्तार किया था। इल्तुतमिश ने मस्जिद के प्रांगण को बड़ा करवाया और इसमें मेहराबों का विस्तार किया। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट है, लेकिन तीसरा गलत था। और अगर सत्य के रूप में देखना है तो 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने, यहाँ पर राइट होगा। टंका और जीतल सिक्के जो है किसने चलाए थे? तो इस सिक्के को चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन बी। सल्तनत काल में काजी उल कुजात कौन था? काजी उल कुजात की बात करें तो ये मुख्य न्यायाधीश होते थे, ऑप्शन बी। पहला पॉइंट कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान नामक एक नया विभाग बनाया था, जो कि गुलामों के लिए था। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। फिरोज शाह तुगलक ने दासों का विभाग बनाया था, जिसे दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने दासों के लिए अलग विभाग बनाया। करेक्ट। सेकंड कह रहा है कि यह विभाग दासों की देखरेख के लिए समर्पित था, सही है। और तीसरा कह रहा है कि दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के काल में सर्वाधिक थी। इतिहासकार अफीफ के अनुसार
फिरोज शाह तुगलक के काल में दासों की संख्या अपने चरम पर थी। उसके पास लगभग 1,80,000 दास थे, जिनमें से 12,000 विभिन्न शिल्प और उद्योगों में प्रशिक्षित थे। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला सवाल है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने नौरोज त्यौहार की शुरुआत की? तो जिसने अपने दरबार में ईरानी परंपरा के अकॉर्डिंग सिजदा और पाबोस को स्टार्ट किया था, वही हो सकता है। तो बलबन यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। पारसी त्यौहार था ये। सर्ब कर क्या था? सर्ब कर एक प्रकार का सिंचाई कर हुआ करता था। कई कई बार तो ऐसे पूछा था कि सर्ब बताइए क्या था, तो एक तरह से सिंचाई कर था, वहां पर तो कर भी नहीं लिखता, बस पूछा था कि सर्ब क्या है। हौज खास का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया, ऑप्शन बी। पहला पॉइंट कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना की। ये गलत है, क्योंकि दीवाने को ही जो है विभाग, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक विभाग बनवाया था भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, और वो था दीवाने मुस्तखराज। ठीक है, दीवाने मुस्तखराज। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है। सेकंड कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य कृषि सुधार और बंजर भूमि को जोत के अधीन लाना था। तो ये करेक्ट है, क्योंकि दीवाने को ही जो था वो किसानों के लिए था, किसानों के विभाग के लिए था, तो ये पॉइंट करेक्ट है। थर्ड आता है कि यह विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था, तीसरा भी करेक्ट है। सेकंड और थर्ड करेक्ट होगा। असत्य के रूप में केवल एक को देखेंगे, ऑप्शन ए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवाने इस्तियाक यानी पेंशन विभाग की स्थापना की थी? तो पेंशन विभाग बनाया गया था किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि लोधी जो है वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर अगर हम पहला पॉइंट बात करें, लोधी वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ, तो ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड है कि तुगलक काल में दीवारों में ढलान देखा जाता था। तो हमने ऊपर में देखा भी था कि इनका जो दीवारें थी वो ढलानुमा बनाया जाता था मजबूती के लिए। तो यहाँ पर दोनों के दोनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? ये सैन्य विभाग था, और सैन्य मतलब जिसके पास सैन्य होगा वो बलवान तो होगा ही, बलबन, इस तरह से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गयासुद्दीन बलबन का मकबरा भारत में शुद्ध मेहराब का पहला उदाहरण माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन बलबन का मकबरा भारत की पहली ऐसी इमारत मानी जाती है जिसमें शुद्ध मेहराबों का प्रयोग वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, साथ ही साथ ये पॉइंट याद रखिएगा, इससे पहले के मेहराब जो थे वो कोरबेल तकनीक पर आधारित होते थे। सेकेंड है कि इसमें किसी भी प्रकार की नक्काशी या फिर सजावट नहीं था, ये गलत है। हालांकि यह मकबरा आज काफ़ी जर्जर अवस्था में है, लेकिन इसके मेहराबों को मतलब मेहराबों पर कुरान की आयातें खुदी हुई थी और कुछ सजावटी नक्काशी भी मौजूद थी। तो यह पूरी तरह से सजावट विहीन नहीं था, सेकंड गलत। थर्ड आता है कि यह लाल पत्थर से निर्मित भव्य संरचना है, ये भी गलत है, क्योंकि यह मकबरा अपनी भव्यता के लिए नहीं बल्कि अपनी सादगी और तकनीकी नवीनता के लिए जाना जाता था। यह मुख्य रूप से मलबे और स्थानीय पत्थरों से बना था, न कि लाल पत्थर या किसी भव्य संरचना के रूप में। तो यहाँ पर देखिए, असत्य के रूप में 2 और 3 होगा, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शिक्षित विद्वान सुल्तान कौन था? और वो था मोहम्मद बिन तुगलक। सिर्फ ख्याली पुलाव बनाया करता था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, अगला पॉइंट है कि फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक एक धार्मिक अस्पताल की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक कल्याण के कार्यों के लिए दिल्ली में एक कह सकते हैं दारुल सफ़ा, जिसे एक और नाम से जाना जाता है सिफरा खाना। ठीक है, सिफा खाना के नाम से खैराती अस्पताल था, तो ये करेक्ट है। सेकंड आता है कि यहाँ रोगियों का मुफ्त इलाज और भोजन की व्यवस्था थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि यह विभाग केवल शाही परिवारों के लिए सीमित था। ये पॉइंट कहना गलत होगा, क्योंकि यह विभाग या अस्पताल केवल शाही परिवारों तक सीमित नहीं था, इसे आम जनता और गरीबों की सेवा के लिए खोला गया था, ताकि समाज के कमजोर वर्गों को चिकित्सा सहायता मिल सके। तो फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट है, थर्ड के रूप में देखा जाए तो ऑप्शन सी मतलब ए गलत होगा। अगला सवाल, पहला है कि जमात खाना मस्जिद पूरी तरह से यहाँ पर कह सकते हैं इस्लामी शैली पर निर्मित पहली मस्जिद थी। तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि दिल्ली में निज़ामुद्दीन दरगाह
परिसर में स्थित जमात खाना मस्जिद को भारत की पहली ऐसी मस्जिद मानी जाती है जो पूरी तरह से इस्लामी सिद्धांतों और शैली जो है यानी शुद्ध इस्लामी वास्तुकला के अनुसार बनाई गई थी। तो पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड आता है, किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था? तो ये भी करेक्ट है कि इस मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में संभवतः ऐसा माना जाता है कि उसके पुत्र खिज खां द्वारा जो कि करवाया गया था। तो एक तरह से ये करेक्ट हो जाता है। तीसरा है कि यह कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ये गलत है क्योंकि यह मस्जिद जो है कुतुब मीनार परिसर में नहीं बल्कि दिल्ली के निज़ामुद्दीन यानी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह क्षेत्र में स्थित है। तो सत्य के रूप में 1 और 2 को देखेंगे, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर आता है इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कि पहला पॉइंट, दिल्ली सल्तनत में वली या फिर मुक्ति प्रांतों के गवर्नर को कहा जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहा है कि मतलब दिल्ली सल्तनत में वली या फिर मुक्ति जो है प्रांतों के गवर्नर को कहा जाता था। तो पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली सल्तनत के दौरान साम्राज्यों को प्रांतों में विभाजित किया गया था जिन्हें इक्ता कहा जाता था और इन प्रांतों के प्रमुख या फिर गवर्नर को वली, मुक्ति या फिर नायब सुल्तान के रूप में जाना जाता था। उनका कार्य था कानून व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व वसूलना। तो पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड है कि फवाजिल वह अधिशेष राजस्व था जो इक्तदार द्वारा सरकारी खजानों में जमा किया जाता था। तो ये भी एक तरह से अपने आप में करेक्ट पॉइंट है। तीसरा आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तदारों की सैन्य शक्तियों को और अधिक सुदृढ़ किया था। ये थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तदारों की सैन्य शक्तियों को सुदृढ़ करने के बजाय उन्हें कमजोर करने का प्रयास किया। वह एक मजबूत केंद्रीय सेना में विश्वास करता था, इसलिए उसने इक्तदारों पर कठोर नियंत्रण लगाया, राजस्व की जांच के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की और इक्तदारों की सैन्य स्वायत्तता को समाप्त कर उन्हें राज्य के अधीन कर दिया। और उसने कई छोटे इक्ताओं को रद्द कर उन्हें खालिसा यानी राजस्व भूमि में बदल दिया। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत है। असत्य के रूप में केवल 3 को देखेंगे, ऑप्शन सी। ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में अच्छे से एक्सप्लेन करके मिलेगी। जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो कम एक्सप्लेन किया है, वो आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ खूबसूरत पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। प्रिंट आउट करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिलेगा, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।